हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखा गया विजय विकास सीरीज का मजेदार उपन्यास क्रांति का देवता का पार्ट 3। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। नंबर 20, 15, 30, 50। क्रांति के देवता की आवाज गूंजी। आप सब कक्ष नंबर 7 में पहुंचे। क्रांति के देवता ने मात्र इतना ही आदेश दिया, फिर झुककर घुटना खुजाया और टर्न लेकर जिस तेजी के साथ आया था उसी तेजी के साथ वापस चला गया। 20, 30 और 50 हॉल के एक अन्य दरवाजे की ओर बढ़े। नार्वे भी तुरंत उनके साथ हो लिया। उसे अच्छी तरह याद था कि क्रांति के देवता ने 15 नंबर भी बोला था। कुछ ही देर पश्चात वे एक सुरंग में से गुजर रहे थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, केवल उनके कदमों की आहट कमरे में गूंज रही थी। सबके साथ नार्वे कक्ष नंबर 7 में प्रविष्ट हो गया। प्रविष्ट होते ही उन्होंने देखा वहां पहले से ही क्रांति का देवता मौजूद था। उन्हें देखते ही उसने पुनः घुटना खुजाया। सब सम्मान में झुके। इस बार मन ही मन नार्वे चौंका। पहली बार जब क्रांति के देवता ने हॉल में घुटना खुजाया तो उसने इस हरकत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। उसने सोचा था कि खुजली के कारण खुजाया होगा, मगर इस बार जब घुटना खुजाया तो नार्वे समझ गया कि घुटना खुजाना कोई विशेष संकेत है, लेकिन इस संकेत का मतलब वह समझ नहीं रहा था। बैठिए, क्रांति के देवता की आवाज गूंजी। उसका आदेश पाते ही चारों कक्ष में खाली पड़ी 4 कुर्सियों पर बैठ गए। उन चारों के सामने एक लंबी मेज पड़ी थी। क्रांति का देवता उस मेज के पास खड़ा था। उसने लिबास की जेब से एक कागज निकाला और खोलकर मेज पर फैला दिया। तीनों के साथ साथ नार्वे की दृष्टि भी उस पर जम गई। कागज पर एक नक्शा बना हुआ था। यह राजमहल के अंदर के भागों का नक्शा है। क्रांति के देवता ने कहा, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विदेशी तानाशाहों का अब अंत आ गया है, लेकिन आज़ादी छीनने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण काम तुम लोगों को सौंपा जा रहा है। सुनो, क्रांति के देवता ने बताना शुरू किया। विदेशियों ने हमारी स्टेट पर इसलिए कब्जा किया है क्योंकि हमारी स्टेट के नीचे एक स्वर्ण महल है। हमारे इस स्वर्ण महल को कब्जे में करने के लिए इन कुत्तों ने हमारी इस पवित्र धरती पर नापाक कदम रखे हैं, मगर जब तक हमारी रगों में खून बाकी है ये गुलशनगढ़ की एक मुट्ठी मिट्टी तक भी नहीं ले जा सकते। हमें अपने प्राणों की बलि देकर भी इस स्वर्ण महल की रक्षा करनी है। क्रांति का देवता सांस लेने के लिए रुका। वे चारों चुप रहे। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए मैंने आप लोगों को नियुक्त किया है। आप लोग इस स्वर्ण महल में तैनात रहेंगे। इस स्वर्ण महल के विषय में क्योंकि अभी तक कोई भी नहीं जानता है, इसलिए मैंने वहां तक पहुंचने के लिए यह नक्शा तैयार किया है। दस्ताने में ढकी उंगली कागज में बने एक नक्शे के एक स्थान पर रखी और बोला, यह है यहाँ का सम्राट कक्ष। आप सब लोग जानते हैं कि राजमहल में यह कक्ष कहाँ है। हमारे राजा के परंपरा के अनुसार इस कक्ष में सम्राट और उनकी पत्नी ही रहा करते हैं। इस कक्ष में इस तरफ बाथरूम है। बाथरूम में इस तरफ यह गुप्त बटन है। इसको दबाने से बाथरूम में एक दरार हो जाएगी। उसमें होकर आप लोहे की सीढ़ी के जरिए नीचे उतर जाना। एक दरार में गुजरते हुए आप सुरंग में पहुंचेंगे। इसमें यहाँ तक बढ़ने के बाद यह बटन दबाने पर सुरंग का फर्श अपने स्थान से हट जाएगा। इसके नीचे बेहद चौड़ा और गहरा अंधेरा कुआं है। इस कुएं में अत्यंत जहरीले सर्प होंगे, लेकिन सर्पों से बचकर आप लोगों को एक जंजीर के जरिए कुएं में उतरना है। याद रखना, आसपास 3 कूंदे हैं और हर कूंदे में एक जंजीर बंधी हुई है। आप सबको केवल बीच वाली जंजीर पर से होकर नीचे उतरना है। यह जंजीर कुएं के फर्श अर्थात जहां पर सर्प इत्यादि है 15 फीट ऊपर तक लटकी हुई है। इस प्रकार क्रांति के देवता ने उन्हें स्वर्ण महल तक का रास्ता बता दिया। बाद में वह बोला, एक बात याद रखना, केवल बीच वाली जंजीर के अंतिम सिरे पर लगे बटन से कुएं में वह खिड़की खुलेगी।
अगर आप अन्य दो सिरों में लगे बटन दबाएंगे तो ये जंजीरें गर्म होकर दहकने लगेंगी। इसलिए आपको याद रखना है कि आप केवल बीच वाली जंजीर के जरिए ही नीचे उतरेंगे। यह काम हमें कब करना होगा सर? नंबर 20 अर्थात शेरा ने प्रश्न किया। टाइम आपको बता दिया जाएगा, क्रांति के देवता ने कहा। यह नक्शा 30 नंबर अपने पास रखेगा। ठीक 1 घंटे के बाद मुख्य हॉल में सब सेवकों की मीटिंग होगी। यह कहकर क्रांति के देवता ने घुटना खुजाया और कक्ष के बाहर चला गया। जबर सिंह सुरंगों के बिछे हुए जाल को तेजी के साथ तय कर रहा था। इन सुरंगों में अब तक उससे कोई नहीं टकराया था। सुरंगों में स्थान स्थान पर कोठरियां बनी हुई थी। अचानक वह कोठरी के समीप से गुजरता हुआ ठिठक गया। इस ज्वालामुखी का नाम ब्रैंड रिंग है। गुलशनगढ़ की ज्वालामुखी धरती पर ब्रैंड रिंग नामक यह ज्वालामुखी सबसे बड़ा है। कोठरी के अंदर से आती हुई स्पष्ट आवाज ने जबर सिंह को रुकने के लिए विवश कर दिया। उसने कोठरी के दरवाजे से कान लगा दिए। लेकिन ज्वालामुखी के विषय में हमें बताने का क्या मतलब है प्यारे क्रांति के देवता? इस आवाज को जबर सिंह पहचान गया। यह आवाज निश्चित रूप से उसके भांजे के लड़के यानी विजय की थी। आप मुझे नाम से पुकार सकते हैं। दूसरी आवाज गूंजी। दीवारों के कान हो सकते हैं मियाँ, विजय का जवाब था। तुम्हारा नाम हम अपनी जुबान तक नहीं लाना चाहते क्योंकि अभी तुम्हारा पर्दे में रहना आवश्यक है। खैर, क्रांति के देवता का स्वर गूंजा। आप ब्रैंड रिंग ज्वालामुखी के विषय में पूछ रहे थे तो कहना केवल इतना है कि आपको कुछ साथियों के साथ इस ज्वालामुखी के अंदर उतरना है। क्या? बौखला गया विजय। ज्वालामुखी के अंदर? तुम्हारे दिमाग का बैलेंस तो ठीक है, यह सच है। क्रांति के देवता की आवाज जबर सिंह के कानों तक पहुंची। यह माना कि ज्वालामुखी में उतरना विश्व का भयंकरतम काम है। शेर से टकराना आसान है, मगर के मुंह में जाना सरल है, किंतु ज्वालामुखी यानी साक्षात काल के मुंह में उतरना एकदम मौत को दावत देना है। किसी भी क्षण ज्वालामुखी अपना भयंकर जबड़ा खोलकर विनाश फैला सकता है। लेकिन इसमें उतरना इतना आवश्यक है कि यह कार्य आपको करना ही होगा। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? विजय ने प्रश्न किया। अभय सिंह का कहना है कि वे 5 ग्रंथ जिनकी तलाश में जेम्स बॉन्ड यहाँ आया है इसी ज्वालामुखी में है। ज्वालामुखी में? जी हाँ, क्रांति के देवता ने कहा। उसका कहना है कि ब्रैंड रिंग ज्वालामुखी में 1000 फीट नीचे उतरकर वहीं कहीं शंकर भगवान की प्रतिमा देखनी है। शंकर भगवान की प्रतिमा का तीसरा नेत्र दबाने पर एक रास्ता खुलेगा। इसी रास्ते में आगे जाकर वे 5 ग्रंथ होंगे जो धधकते हुए लावे से स्पर्श कर रहे होंगे। लेकिन ज्वालामुखी में ग्रंथ सुरक्षित कैसे रह सकते थे? यह प्रश्न पहले अभय सिंह के दिमाग में उठा था। जबर सिंह ने स्वर सुना। उनका कहना है कि उसके पास जो दोहा था उसमें स्पष्ट लिखा था कि जहां सूर्य और चंद्रमा की 2 विशिष्ट किरणें मिलेंगी वहां से 1000 फीट नीचे शंकर भगवान की आकृति का तीसरा नेत्र दबाने से वे ग्रंथ प्राप्त हो सकेंगे और सूर्य और चंद्रमा की किरणें ब्रैंड रिंग ज्वालामुखी के ठीक मुंह पर मिली है। तब अभय सिंह ने सोचा कि ज्वालामुखी के अंदर कोई भी वस्तु किस प्रकार सुरक्षित रह सकती है। इसका जवाब उन्होंने खोज लिया है। उनका कहना है कि एस्बेस्ट एक ऐसा पदार्थ है जिस पर आग का कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने बताया कि एस्बेस्ट पदार्थ का लिबास पहनकर विश्व के एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम मिनरर था 300 फुट की गहराई तक ज्वालामुखी में उतर चुके हैं। अभय सिंह का ख्याल है कि ये 5 ग्रंथ एस्बेस्ट अथवा उस जैसे पदार्थ में ही सुरक्षित होंगे। मतलब यह कि हमें एस्बेस्ट पहनकर ज्वालामुखी में उतरना होगा? विजय ने पूछा। जी हाँ, क्रांति के देवता ने कहा। अब हमें चलना है। वह भी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ओके, विजय ने कहा। उसके बाद कोठरी के अंदर सन्नाटा छा गया। जबर सिंह तेजी के साथ वहां से हट गया। जल्दी ही वह सुरंग के एक मोड़ पर मुड़ गया। जेम्स बॉन्ड ने क्योंकि उसकी सहायता की थी इसलिए अब वह
सबसे पहला फर्ज बॉन्ड तक वह आवश्यक सूचना पहुंचाना उचित समझता था। जल्दी ही उसे सुरक्षित स्थान मिल गया। हेलो, मैं नार्वे बोल रहा हूँ। जेम्स बॉन्ड क्रीमिया और माइक और ग्रिफिथ के बीच में रखे ट्रांसमीटर पर आवाज गूंजी। झपटकर बॉन्ड ट्रांसमीटर के करीब पहुंचा और बोला, यस बॉन्ड हियर। मुझे स्वर्ण महल का पता लग गया है सर। दूसरी ओर से नार्वे का स्वर उभरा। सुनते ही सभी प्रसन्नता मिश्रित आश्चर्य के साथ उछल पड़े। सच? जेम्स बॉन्ड अविश्वास भरे स्वर में बोला, जल्दी से बता दो। उत्तर में नार्वे ने उन्हें स्वर्ण महल तक पहुंचने का मार्ग बता दिया। उसके बाद बोला, अब मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारी स्थिति क्या है? ये सभी क्रांतिकारी काले लिबास और नकाब में रहते हैं। नार्वे का स्वर उभरा। मैंने 15 नंबर के क्रांतिकारी की हत्या कर दी है। यह अन्य कोई नहीं, अभय सिंह की माता राधा रमणी थी। इस समय मैं 15 नंबर के रूप में यहाँ हूँ। 15 नंबर के रूप में ही मुझे यह सब जानकारी मिली है। क्रांति के देवता ने यह सब बताने के पश्चात यह कहा था कि 1 घंटे बाद सभी क्रांतिकारियों को हॉल में एकत्र होना है। अब केवल 40 मिनट रह गए हैं। ठीक है, बॉन्ड ने कहा। 40 मिनट बाद तुम इस मीटिंग को अटेंड करो। संभवतः इस मीटिंग में भी कोई विशेष सूचना हाथ लगे। इस मीटिंग के पश्चात तुम एक बार फिर कॉल करना। जैसी भी स्थिति हो हमें बताना। उसके बाद 30 मिनट के अंदर तुम उसके अड्डे से बाहर हो जाना, क्योंकि तुम्हारी सूचना देने के 45 मिनट पश्चात उन पहाड़ियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया जाएगा। ओके सर, नार्वे का स्वर गूंजा। ओके, बॉन्ड ने कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ऑफ करने के एकदम बाद वह ग्रिफिथ, माइक और क्रीमिया की ओर पलटा। नार्वे की सूचना सभी ने सुनी थी और सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे थे। तुम दोनों स्वर्ण महल तक पहुंचने का रास्ता देखो और उस तक पहुंचने का प्रबंध करो। बॉन्ड ने माइक और ग्रिफिथ से कहा, मैं अभी यही हूँ। संभवतः जबर सिंह भी कोई आवश्यक सूचना भेजे। ओके कहकर माइक और ग्रिफिथ तेजी के साथ उठकर खड़े हो गए। कुछ देर पश्चात ही कमरे में बॉन्ड और क्रीमिया अकेले रह गए। बॉन्ड ने क्रीमिया को और क्रीमिया ने बॉन्ड को बड़ी मीठी निगाहों से देखा और फिर वो दोनों लिपट गए। दोनों के हाथ एक दूसरों के जिस्मों पर रेंगने लगे। होठों से होठ टकराए कि तभी ट्रांसमीटर स्पार्क करने लगा। दोनों के हाथ जहां के तहां ठिठक गए। दोनों अलग हुए। क्रीमिया के सुंदर मुखड़े पर लाज का एक भी चिन्ह नहीं था। उसके अलग होते ही जेम्स बॉन्ड ट्रांसमीटर ऑन करके बोला, हेलो, बॉन्ड हियर। मैं जबर सिंह बोल रहा हूँ। दूसरी ओर से स्वर उभरा। क्या सूचना है? बॉन्ड ने प्रश्न किया। ग्रंथों का पता लग गया है। गुड। जेम्स बॉन्ड प्रसन्नता से उछल पड़ा। बोला, पता दो। जबर सिंह ने वह सब कुछ दोहरा दिया जो उसने सुना था। सुनते सुनते जेम्स बॉन्ड का दिल बल्लियां उछलने लगा। सब कुछ सुनने के पश्चात अंत में बोला, तुम 1 घंटे के अंदर वह स्थान छोड़ दो। 1 घंटे पश्चात भीषण बम वर्षा के साथ उस अड्डे पर मौजूद तुम्हारे सभी दुश्मनों का एक साथ समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू, जबर सिंह ने कहा। तुम्हें एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, बॉन्ड ने कहा। बोलिए, जबर सिंह बोला। तुम्हारे दुश्मनों में से एक राधा रमणी भी थी, उसे मार दिया गया है। जेम्स बॉन्ड ने सूचना दी। ये आपने क्या किया? दूसरी ओर से दुख से डूबा जबर का स्वर उभरा। ये ठीक है कि राधा रमणी से मेरी दुश्मनी थी, लेकिन वह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा जिस दिन उसने मुझे और निर्भय को कैद से निकालने में मदद की थी। तुम्हारे 2 और दुश्मन हमारे पास राजमहल में कैद हैं। जेम्स बॉन्ड ने तुरंत बात बदलकर कहा। कौन? रघुनाथ और विकास। वेरी गुड। दूसरी ओर से बोलने वाला जबर सिंह प्रसन्नता से जैसे उछल पड़ा। मैं 1 घंटे से पहले ही राजमहल में पहुंच रहा हूं। आप उन दोनों को सुरक्षित रखिए। ये मेरे शिकार है। तुम जल्दी से यहां आ जाओ, बॉन्ड ने कहा और तुरंत संबंध विच्छेद कर दिया। पलटकर उसने क्रीमिया की ओर देखा और मुस्कुराकर बोला, अब विजय, विकास, क्रांतिकारियों
और क्रांति के देवता को पता लगेगा कि बॉन्ड क्या चीज है। लेकिन रघुनाथ और विकास हमारी कैद में कहाँ है? क्रीमिया थोड़ा उलझकर बोली। अभी तुम इन बातों को नहीं समझोगी मेरी जान। बॉन्ड क्रीमिया को बाहों में कसता हुआ बोला। जबर सिंह से यह झूठ बोलना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसे महल में बुलाना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अब जबर सिंह का काम समाप्त हो चुका है, बॉन्ड ने कहा। और यह तुम समझ चुकी होगी कि जबर सिंह नाम का यह आदमी खोपड़ी का बड़ा दिवालिया है। यह एक बार जो सोचता है उसमें परिवर्तन करने में देर नहीं लगती। यह व्यक्ति खोपड़ी से जितना दिवालिया है, शारीरिक शक्ति में उतना ही अधिक बलवान है। अभी तक यह हमारा सहायक था, लेकिन आने वाले वक्त में यह दुश्मन भी बन सकता है। इसलिए अब इसका अधिक देर तक मुझसे दूर रहना उचित नहीं है। यहाँ आते ही उसको कैद में डाल दिया जाएगा। कहते हुए बॉन्ड ने क्रीमिया के होठ अपने दांतों में दबा लिए। क्या करते हो? क्रीमिया ने खुद को स्वतंत्र करके प्यार भरी शिकायत की। इसे प्यार कहते हैं मेरी रानी, बॉन्ड बोला। ग्रंथों का पता लग गया है, अब प्यार करने का मौसम आया है। अभी कहाँ? क्रीमिया बोली। असली मौसम तो तब आएगा जब हम वे ग्रंथ प्राप्त करके अपने वतन में पहुंच जाएंगे। करेक्ट, बॉन्ड एकदम बोला। अब प्यार तभी होगा। फिलहाल मैं चलकर ज्वालामुखी में उतरने की तैयारी करता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ। क्या? चौंका बॉन्ड। तुम ज्वालामुखी में उतरोगी? तुम्हारे साथ रहने का वादा जो किया है। मुस्कुराकर क्रीमिया बोली। ठीक है, बॉन्ड ने संदेहास्पद ढंग से बोला। लेकिन हो सकता है कि अब ये लोग क्रीमिया के अपहरण की चेष्टा करें, तो तुम्हारा वो प्लान चालू हो जाना चाहिए जो तुमने मेरे कान में बताया था। क्रीमिया ने कहा। वो तो होगा ही, लेकिन तुम्हारा सहयोग भी आवश्यक है, जेम्स बॉन्ड ने कहा। तुम केवल वही करोगी जो तुमसे कहा गया है। तुम्हारी हल्की सी चूक सारा प्लान फेल कर सकती है। वही होगा हुजूर जो आपने कहा है, प्यार के साथ क्रीमिया बोली। क्रोध ने जबर सिंह को जैसे पागल कर दिया था। किसी प्रकार रास्ता खोजकर वह सुरंगों से निकलकर पहाड़ियों पर आ चुका था। अब वह जल्दी से जल्दी राजमहल में पहुंच जाना चाहता था। जेम्स बॉन्ड द्वारा वह अंगूठी रूपी ट्रांसमीटर पर बात कर चुका था। बॉन्ड द्वारा वह यह सूचना पाकर खुश हो उठा था कि रघुनाथ और विकास उसकी कैद में है। वह तेज कदमों के साथ पहाड़ियों में बढ़ा चला जा रहा था। सूर्य पश्चिम के धरती में मिलने हेतु आतुर था। संपूर्ण गगन लाल प्रकाश से ओतप्रोत था। संध्या का यह समय पहाड़ी इलाके में बेहद मनमोहक लग रहा था, परंतु जबर सिंह को मानो इस प्राकृतिक सौंदर्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बढ़ता ही जा रहा था। उसके मस्तिष्क में अनेक विचारों का आवागमन हो रहा था। वह सोच रहा था, बचपन से अब तक वह एक ही आग में झुलसता रहा, प्रतिशोध की आग। लेकिन वह क्या कर पाया? कुछ भी तो नहीं। उसने बच्चे उठाए, लेकिन लाभ क्या निकला? लेकिन अब उसका प्रतिशोध पूरा होगा। इस अड्डे को बम वर्षा से नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। विकास और रघुनाथ का कत्ल वह अपने हाथ से करेगा। आज उसका प्रतिशोध पूरा होगा। यही सब सोचता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके अतीत का एक एक दृश्य तैर रहा था। उसकी बहन पर बरसते हुए कोड़े, प्राण देता हुआ जगह, पिता की लाश, उसे सब कुछ याद है। और इन्हीं अत्याचारों का बदला आज वह राजमहल में पहुंचते ही लेगा। अभी वह इन्हीं विचारों में खोया हुआ बड़ा चला जा रहा था। एकाएक जबर सिंह चौंका। पत्थरों की गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसने पलटकर देखा। दाईं ओर की चट्टान का एक विशाल पत्थर अपने स्थान से हटता जा रहा था। जबर सिंह के विचारों का तांता एकदम टूट गया। चीते की सी तेजी से वह उछला और झपटकर एक विशाल पत्थर की बेक में हो गया। बेक से उसने देखा, पत्थर हट जाने से सामने की चट्टान में रास्ता बन गया है। उस रास्ते से दो नकाबपोश सामने आए। उनके चेहरे पर काले नकाब थे। उनमें से एक के काले लिबास पर 10 नंबर लिखा था और दूसरे पर 1 नंबर। उनके बाहर निकलते ही उसी गड़गड़ाहट के साथ पत्थर अपने स्थान पर आ गया।
वे दोनों नकाबपोश तेज कदमों के साथ एक तरफ बढ़ गए। जबर सिंह सतर्क हो गया। वह जानता था कि इस लिबास में केवल क्रांतिकारी रहते हैं। उसने सोचा, संभव है कि इनमें से कोई आदमी उसके काम का भी हो। जबर सिंह की भुजाएं फड़क उठी। उसकी एक आंख, जिसमें से कुछ पल पूर्व आंसू बह रहे थे, इस समय खून की वर्षा करने लगी। उसने निश्चय किया कि अगर इनमें से कोई राजसी खानदान का हुआ तो आज वह जिंदा नहीं बचेगा। उसका चेहरा कनपटी तक सुर्ख हो गया। आज उसने सोच लिया था कि या तो वह मर जाएगा या मार देगा। वे दोनों नकाबपोश सड़क पर आए। अब उन्हें उस पत्थर के बराबर से गुजरना था जिसके पीछे जबर सिंह बैठा था। जबर सिंह उन पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। और फिर ठीक उसी क्षण जब वे पत्थर के समीप आए, जबर सिंह ने किसी खतरनाक चीते के भांति नंबर 1 नकाबपोश पर जंप लगा दी। नंबर 1 इस अनोखी मुसीबत पर बुरी तरह बौखला गया। जबर सिंह न केवल उसके ऊपर जाकर गिरा था, बल्कि एक झटके के साथ उसने नंबर 1 का नकाब भी नोच लिया। दोनों लुढ़ककर पथरीली सड़क पर गिरे। 10 नंबर भी बुरी तरह बौखला गया। उसने तेजी से पलटकर देखा। हमलावर फुर्ती के साथ उछलकर खड़ा हो चुका था। जबर सिंह की दृष्टि जैसे ही एक नंबर के चेहरे पर पड़ी, प्रसन्नता से वह चीख पड़ा, अभय सिंह। अभय सिंह भी तेजी के साथ उछलकर खड़े हो गए थे। अपने सामने खड़े हुए जबर को देखकर उनके मुंह से अचानक निकला, जबर सिंह, तुम यहाँ कैसे? हाँ कुत्ते, जबर सिंह गुर्राया। बेशक मैं हूँ, और भगवान ने मुझे बदला लेने के लिए भेज दिया है। अब तुम्हें जबर के हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। आज मैं उस एक एक कोड़े का बदला लूंगा जो तेरे दादा ने मेरी बहन के कोमल जिस्म पर बरसाए थे। आज अपने बापू के कत्ल का बदला लूंगा। और नंबर 10 सुन रहा था बड़े ध्यान से जबर सिंह का एक एक शब्द। अभय सिंह को देखते ही जबर इतना पागल हो गया था कि नंबर 10 की ओर उसने ध्यान ही नहीं दिया। अपने आप को संभालो जबर सिंह, अभय सिंह सख्त होकर बोले। प्रतिशोध की आग में इतना मत जलो कि गलत और सही का अनुमान ही न रहे। अपने वतन को प्रतिशोध की आग में मत झोंको। वतन, गरज उठा जबर। किसका वतन, किसका मुल्क? उस इंसान को वतन की दुहाई दे रहे हो अभय सिंह, जिसकी बहन की तुम्हारे दादा ने खाल उधेड़ी, उसे आज वतन की दुहाई देकर डराना चाहते हो। तुम गलत समझ रहे हो जबर, अभय सिंह बोले। आज से वर्षों पूर्व हुई छोटी सी घटना को लेकर तुम पागल हो गए हो। छोटी सी घटना, चीख पड़ा जबर। बाई के दिल से पूछ कुत्ते, उस बाई के दिल पर क्या गुजरती है जब उसकी आंखों के सामने उसकी बहन पर कुत्ते कोड़े बरसा रहे हो, उसकी बहन गिड़गिड़ा रही हो और बाई कुछ न कर सके। इस दुनिया में मैंने सबसे ज्यादा अपनी बहन को चाहा है और बहन ने तुम कुत्तों की वजह से मुझे धोखा दिया है। उसी बहन ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे दिल से पूछो, इस दिल से पूछो जिसने प्यारी बहन की चोट खाई। उस जबर से पूछो कुत्तों, उस जबर से पूछ कुत्ते जो अपनी बहन की याद में रात रात भर रोता रहा है, तड़पता रहा है। उस बेटे से पूछ जिसके बाप की लाश अपनी आंखों से देखी है। भैया, जबर के पीछे से दुखों में डूबी एक रोती सी आवाज गूंजी। विद्युत सी गति से जबर पलटा। सामने देखते ही उसके मुख से निकला, पारो। 10 नंबर ने अपने चेहरे का नकाब नोच लिया। पारो की आंखों में आंसू बह रहे थे। अपने भैया के शब्द सुनकर तड़प उठी थी। वह खुद को रोक न सकी। बाउक भाई की बाउक बहन रो पड़ी। तू यहाँ? आश्चर्य के साथ बोल पड़ा जबर इस लिबास में, और जैसे तड़प उठा जबर। तू रो रही है पगली, रो मत, रोने को तेरा भाई है। मत रो पारो, जब तू रोती है मेरे दिल पर बर्छियां चलती है। तू मत रो, मत रो पगली। भैया, फूट फूट कर रो पड़ी पारो। भागकर अपने भैया के चौड़े सीने से जा लिपटी। बोली, भैया यह क्या हाल बना रखा है? पगली है तू, अब भी ऐसी ही पगली है जैसे बचपन में थी। जबर कह उठा, दुख का समय तो गया पारो, अब तो हम बदला लेंगे। तेरी कसम पारो,
उस एक एक कोड़े का बदला लूंगा जो मेरे सामने तेरी पीठ पर पड़ा है। हम दोनों मिलकर अपने बापू के मौत का बदला लेंगे बहन। नहीं, चीखती हुई पारो जबर से अलग हो गई। नहीं भैया, वो सब भूल जाओ। जानती है पगली कि तेरा भैया जिद्दी है। आंसुओं के साथ मुस्कुराता हुआ जबर बोला, जंगा को वचन दिया है और अब तो तेरी कसम भी खा ली है। बदला लूंगा, अभी लूंगा। अभय सिंह चुपचाप खड़े थे। नहीं भैया, नहीं, मुझसे हाथ जुड़वा लो, इन्हें माफ कर दो। गिड़गिड़ा उठी पारो, उन बातों को भूल जाओ। इस समय हमारा यह छोटा सा देश खतरे में है। हम सबको मिलकर विदेशियों से बदला लेना है। मुझे तो इनसे बदला लेना है। जबर गुर्राया, तुम पागल हो गए हो भैया। चीख पड़ी पारो, प्रतिशोध की आग में तुम इतने जल रहे हो कि देख भी नहीं सकते। उस समय मैं शर्म से जमीन में गड़ गई भैया, जब मुझे पता लगा कि तुमने अभय सिंह की लड़की उठाई थी। उठाई ही नहीं थी पारो, बल्कि उसका कत्ल भी करना चाहता था। जबर दहाड़ा, क्या? सुनकर चीख पड़ी पारो। लेकिन मेरे पास वो दिल नहीं निकला पारो जो राणा प्रताप के पास था। पीड़ा से कराकर चीख पड़ा जबर। बच्चे इसलिए उठाए थे कि उन्हें कत्ल कर दूं, लेकिन जब मेरा चाकू उन मासूम किलकारियां मारते हुए बच्चों पर उठा तो वहीं रुक गया। तेरे भैया का दिल पिघल गया। इतने छोटे किलकारियां मारते हुए बच्चों को मैं नहीं मार सका। लड़के को मैं भारत के एक गंदे गटर में डाल आया और लड़की को इंग्लैंड में। मैं उन्हें मार नहीं सका। बच्चों की ओर उठते मेरे हाथों को शायद भगवान ने रोक लिया था, लेकिन बड़ों पर उठते हुए जबर के हाथ कोई नहीं रोक सकता। बदला तो मैं लूंगा ही। इससे भी अधिक नीचता तुमने अपने वतन को खतरे में डालकर की। पारो गुर्राई, वो नारी गुर्राई जो अभी एक ही पल पूर्व अपने भैया के दुखों पर आंसू बहा रही थी। उस नारी की आंखों में अब दृढ़ता थी, स्वर में हिमालय जैसी गंभीरता। मेरा कोई वतन नहीं है पारो। जबर सिंह फिर चीख पड़ा, लगता है पगली तू आज भी इन्हीं की रंग में रंगी हुई है। तू बोली न बन, इन छलियों के छल को नहीं समझ सकती तू। नादान है ना, इतने अत्याचार करके भी तुझे बहका लिया। लेकिन अब मैं नहीं सुनूंगा पारो, तेरी नहीं सुनूंगा। मैं तो खून बहाऊंगा, राजसी खानदान का खून। और कहने के पश्चात एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने एकदम पेतरा बदलकर अभय सिंह पर जंप लगा दी। अभय सिंह इस अचानक आक्रमण के लिए जरा भी तैयार नहीं था। अगर वे तैयार होते तो भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि शक्ति के मामले में वे किसी भी प्रकार जबर सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते थे। पलक झपकते ही जबर सिंह ने अभय सिंह को उठाया और पथरीली सड़क पर दे मारा। अभय सिंह के कंठ से एक चीख निकल गई। पारो का चेहरा सख्त हो गया, पत्थर की तरह सख्त। अभय सिंह ने उठने की चेष्टा की, लेकिन तभी जबर सिंह की एक ठोकर उसके जबड़े पर पड़ी। चीख कर अभय सिंह दूसरी ओर उलट गए। जबर सिंह चीते की तरह उन पर झपटा, गिरेबान पकड़कर ऊपर उठाया और नहीं भैया नहीं। उसी समय पीछे से पारो चीखी, मत मारो, मत मारो। एक पल के लिए ठिठका जबर, बोला, तू चुपचाप देख पगली, बापू की मौत का बदला कैसे लेता हूँ। कहने के बाद ही उसका एक भरपूर घूसा अभय सिंह की कनपटी से टकराया। अभय सिंह उछलकर दूर जा गिरे। उसके कान के पास साय साय हो रही थी। भैया रुक जाओ, पीछे से चीखी पारो, वरना गोली मार दूंगी। एक झटके से वह पलटा। सामने उसकी बहन खड़ी थी, रिवाल्वर लिए। पारो की आंखों में आंसू थे, किंतु चेहरे पर दृढ़ता। हाथ कांप रहा था, लेकिन ट्रिगर पर रखी उंगली स्थिर थी। पगली, हंस पड़ा जबर, तू भाई पर गोली नहीं चला सकती, तेरा हाथ कांप रहा है। नहीं माँ, गोली मत चलाना, अभय सिंह चीख पड़े। जबर सिंह अभय सिंह की ओर पलटा और गुर्राया, आज शराफत दिखाता है। अरे वो मुझे गोली मारेगी, वो नन्ही मुन्नी सी गुड़िया जिसे अपनी बाहों में खिलाया है, वो क्या मारेगी। जबर जानता है इस नन्ही सी गुड़िया की उंगली ट्रिगर नहीं दबा सकती। कहते हुए जबर ने एक गुस्सा उसके चेहरे पर मारा। रुक जाओ भैया, वरना मैं गोली चला दूंगी, चीखी पारो।
आज तक किसी बहन ने अपने भाई को नहीं मारा पगली, तू क्या मारेगी, कहता हुआ जबर पुनः अभय सिंह पर झपट पड़ा। उसके बाद जबर सिंह बुरी तरह अभय सिंह पर पिल गया। पारो चीखती रही लेकिन जबर ने एक न सुनी। अभय सिंह की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। वह नारी दांत पर दांत जमाकर बोली, भैया रुक जाओ, भैया मैं गोली चला दूंगी। जो गुड़िया मुझे सबसे ज्यादा चाहती है वह गोली क्या चलाएगी, कहता हुआ जबर अभय पर झपटा। पारो का रिवॉल्वर गरज उठा। पारो ने गोली चला दी। गोली जबर की पीठ में लगी। कराकर जबर पलटा। उसने देखा सामने उसकी बहन खड़ी थी। जबर सिंह की आंखों में गहन आश्चर्य के भाव थे, अविश्वास के चिन्ह। लड़खड़ाते हुए उसने पारो को देखा। अजीब ढंग से मुस्कुराया जबर। कराह कर बोला, ये तूने क्या किया पगली, ये क्या किया। अपने भैया को गोली मार दी और कहते ही वह लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गया। भैया, चीख पड़ी पारो। दौड़कर जबर से लिपट गई। पगली, हमेशा की तरह बड़े प्यार से कहा जबर ने, तू बोली ही रहेगी। यह कहकर बड़े प्यार से जबर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फूट फूट कर रो पड़ी पारो। तू फिर रोई पारो, अपने भैया को और दुख मत दे, कहता हुआ जबर भी रो पड़ा। तेरे आंसू ही तो नहीं देख सकता पारो, तू रोया मत कर, पोंछ ले आंसू, कहते हुए जबर ने खुद पारो के आंसू पोंछ दिए। भैया, करा उठी पारो, तुमने जिद क्यों की। मुझे तो अब भी इसी बात का गम है पगली कि मैं बदला नहीं ले सका। तुम खुश रहना पारो, सदा हंसना, सदा हंसना, जबर सिंह ने कहा। और ये शब्द जबर सिंह के अंतिम शब्द बन गए। एक झटके के साथ उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। हाथ पारो के सिर पर ही रह गया। पारो अवाक सी अपने मृत भाई को देखती रह गई। उसके दिमाग में आया, उसका भाई किसके लिए मरा, उसके लिए किसने मारा, उसी ने। भैया, पारो की इस चीख ने पहाड़ियों के जर्रे जर्रे को कपकपा दिया। यह पारो, भाई की हत्यारी, यह नारी क्रांतिकारिणी उठकर खड़ी हो गई। उसने देखा अभय सिंह उसके सामने अवाक से खड़े थे। पलटकर देखा उस गुफा के दरवाजे पर जहां से निकले थे। इस समय सब खड़े थे। उसका बेटा निर्भय सिंह, विजय, रेना रघुनाथ, विकास अल्फा से अजय गुलफाम, धनुष टंकार आदि। सबने यह दृश्य देखा था। सभी अवाक से खड़े थे। माँ, निर्भय सिंह ने पुकारा। बेटे, मार्मिक स्वर में बोली, तेरी माँ ने देश के उस गद्दार को मार दिया जिसके कारण यह देश खतरे में गिरा, जो इसी माँ के बेटे की जान लेना चाहता था, जो तेरा भाई था बेटे, मेरा भाई जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था। मैंने उसे मार दिया, लेकिन अब उस भाई की बहन जिंदा नहीं रह सकती। वह इतनी देवता नहीं है, कहते हुए पारो ने रिवॉल्वर अपनी कनपटी से सटा लिया। नहीं, एक साथ सब चीख पड़े। वतन को आजाद तुम कराना बेटे, तुम्हारी माँ जाती है, कहने के साथ ही एक बार पुनः पारो का रिवॉल्वर गरजा। नहीं, हर इंसान केवल चीख कर रह गया। पारो से काफी दूर होने के कारण कोई भी उसे रोक नहीं सका। गोली ने पारो के मस्तिष्क में सुराख कर दिया। एक पल के लिए पारो लड़खड़ाई और धड़ाम से अपने भैया की लाश के पास गिर पड़ी। आंधी तूफान की तरफ दौड़कर सब करीब आए। दोनों लाशें देखकर सभी ठिठक गए। हर इंसान अवाक था। सूर्य धरती के गर्भ में डूब चुका था और अंधकार फैलता जा रहा था। जबर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं, जेम्स बॉन्ड के कक्ष में आकर एक सैनिक ने सूचना दी। इसमें बॉन्ड क्रीमिया के साथ ज्वालामुखी में उतरने की तैयारियों में लगा हुआ था। सैनिक की सूचना सुनकर बॉन्ड और क्रीमिया के कार्यकर्ते हाथ ठिठक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान नृत्य कर उठी। बॉन्ड ने सावधान मृदा में खड़े सैनिक को देखा और बोला, उसे यहीं भेज दो। सैनिक आदर के साथ सिर झुकाकर वापस चला गया। बॉन्ड और क्रीमिया पुनः अपने कार्य में लग गए। 5 मिनट पश्चात ही दरवाजे पर कदमों की आहट गूंजी।
बॉन्ड और क्रीमिया तेजी के साथ पलटे। सामने खड़ा था जबर सिंह। उसके कपड़े चीथड़ों की शक्ल में जिस्म पर झूल रहे थे। दोनों के नेत्र जबर सिंह से टकराए। जबर के चेहरे पर क्रूरता थी और आंखें दहककर लाल हो रही थी। कहाँ है वे कुत्ते? जबर सिंह कमरे में प्रविष्ट होकर सीधा बॉन्ड के सामने खड़ा हो गया। उसी पल जेम्स बॉन्ड की आंखें संदेह में सिकुड़ती चली गई। बड़े ध्यान से वह जबर सिंह के चेहरे को देख रहा था। बॉन्ड समझ चुका था कि सामने खड़ा व्यक्ति जबर सिंह नहीं, बल्कि उसके मेकअप में कोई अन्य है। उसका दायां हाथ धीरे धीरे हॉलिस्टर की ओर बढ़ने लगा। उधर जबर सिंह भी उसकी संदेह से सिकुड़ती आंखों को देखकर सब कुछ समझ चुका था। पलक झपकते ही जबर सिंह बड़ी तेजी के साथ झपटा और इसके पूर्व की बॉन्ड रिवॉल्वर निकाल पाए। झपटकर जबर सिंह न केवल क्रीमिया के करीब पहुंच गया, बल्कि अपना रिवॉल्वर निकालकर क्रीमिया की कनपटी से सटाकर वह गुर्राया, सावधान, अगर हाथ आगे बढ़ा बॉन्ड तो क्रीमिया को गोली मार दूंगा। ठिठक गया जेम्स बॉन्ड। एक बार उसने स्थिति का जायजा लिया, फिर बोला, तो ये तुम हो विकास? यस बॉन्ड बेटे। जबर, जो वास्तव में विकास था, गुर्राया, हूं तो मैं ही। बुरा मत मानना, हो तो मेरे अंकल, लेकिन बेटे शब्द मुझे कुछ विशेष ही सुंदर लगता है। कहो कोई एतराज तो नहीं? और क्रीमिया, उसे काटो तो खून नहीं। विकास का नाम सुनते ही उसका चेहरा हल्दी के भांति पीला पड़ गया था। उसके समीप ही लंबा तगड़ा विकास रिवॉल्वर उसकी कनपटी से सटाए खड़ा था। एक क्षण के लिए तो बॉन्ड के चेहरे पर उत्तेजना के भाव आए, किंतु अगले ही पल वह उन्हें विलुप्त कर मुस्कुराता हुआ बोला, कलयुगी बच्चे बाप को बेटा कहते हैं, मतलब यह बॉन्ड बेटे कि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है। विकास कुटिलता के साथ बोला, अब सुनो, मैंने तुम्हें चैलेंज दिया था कि इस कुतिया को तुम्हारे सामने उठाकर ले जाऊंगा। मैं ले जा रहा हूँ। बॉन्ड, ताकत हो तो रोक लो, ना रोक सको तो डूब मरना। और सुनो, कान खोलकर सुन लो, अगर चाहूं तो इसी समय तुम्हारे बेजे में रोशनदान बनाकर तुम्हें यमराज को सौंप दूं, लेकिन नहीं, इतनी आसान मौत तुम्हें नसीब नहीं होगी। बॉन्ड प्यारे, दुनिया यह सुनकर कांप उठेगी कि 007 कुत्ते की मौत मारा गया। तुम मरोगे और मेरे हाथ से मरोगे, यह दावा है मेरा। लेकिन तुम्हें उस समय मारूंगा बॉन्ड, जब तुम और हम एक जैसी स्थिति में होंगे। तुम्हारे बच्चे के दिल में एक हसरत है बॉन्ड मियाँ। हसरत यह है कि एक बार तुम्हें नंगा करके तुम्हारा लिंग काटूं, वही लिंग जिसकी ये कुतिया दीवानी है। तुम्हारे माथे पर अपना नाम लिखूं और पंखे पर उल्टा लटकाकर गुटरगू बोलने पर विवश कर दूं। सुना है तुम्हारी नजरों में कल का छोकरा हूं मैं, लेकिन सुनो, यानी विश्व की तकदीर इन छोकरों पर ही आधारित है। एक चैलेंज आज पूरा कर रहा हूं बॉन्ड। अगला चैलेंज सुनो, तुम्हें नंगा करूंगा, ये डंके की चोट पे कहता हूं। बॉन्ड की पंखे पर लटकाकर तुम्हारा लिंग काटूंगा। अय्याशों का मैं जो अंजाम करता हूं, शायद यह तुम अच्छी तरह जानते हो। माफिया के चीफ मस्त्रोनी का हाल तो तुम्हें याद होगा। बहुत बोल रहे हो बेटे, बॉन्ड मुस्कुराता हुआ बोला, कहीं ऐसा न हो कि ये सब उल्टा हो जाए। ये भी चैलेंज है बॉन्ड बेटे कि तुम ऐसा कर दो तो मैं खुद अपनी जान दे दूंगा। कहते हुए विकास ने रिवॉल्वर का दबाव क्रीमिया की कनपटी से सटा दिया। उसका बायां मजबूत पंजा क्रीमिया की पतली गोरी और सुराईदार गर्दन पर जम गया। बॉन्ड, क्रीमिया जैसे रो पड़ी, अब तेरा वो दिलबर कुछ नहीं कर सकेगा कुतिया। विकास कुर्राया, बॉन्ड बेटे, तुम्हारी रगों में हिंदुस्तानी खून नहीं है जो प्रेमिका की पुकार सुनते ही आग में कूद पड़ता है। क्यों गराए मेहमान को दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे? बॉन्ड केवल मुस्कुरा रहा था। चलो, विकास ने लगभग चीखते हुए अंदाज में कहा, दरवाजे तक छोड़ो। और इस प्रकार क्रीमिया की कनपटी से रिवॉल्वर सटाए विकास दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। इस बीच उसने जेम्स बॉन्ड के हाथ ऊपर करवा लिए थे। जेम्स बॉन्ड अवसर की तलाश में नजर आता था, लेकिन एक विकास था जो उसे कुछ भी करने का अवसर ही नहीं दे रहा था। इसी प्रकार बिना अवसर दिए विकास क्रीमिया को लेकर दरवाजे तक पहुंच गया। जेम्स बॉन्ड दरवाजे से थोड़ी दूर अंदर था। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग जानने के लिए
बने रहें मेरे साथ। अगर आपको यह नावल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।